किन घटनाओं ने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? जिस घर में पला बढ़ा और जिन उस्तादों के पास पढ़ा लिखा, सब लोगों ने समाज में अच्छाइयों को स्थापित करने और बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए मेरी तरबियत की। बगैर सख्ती के वो पंडित जी का श्लोक तो हो सकता है, मौलाना की तकरीर हो सकती है, और धरती पर कोई चीज़ स्थापित हो ये नामुमकिन है। जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आप आए थे राजनीति में, आपको लगता था इन मुद्दों को हल करेंगे? मैं अभी एक शेर पढ़ रहा था कि एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये इसका जिम्मेदार है। ये निज स्वार्थ के लिए पूरे तौर पर अपनी सोसाइटी का सौदा कर लेता है। कश्ती के डूबने के वक्त सिर्फ उम्मीद को बाकी रखे, तदबीर न करे तो पागलपन होगा। ऐसी उम्मीद जब इलेक्शन का जमाना आता है तो सबसे ज्यादा अगर बेकीमत वोट किसी की है, बिकाऊ वोट है, बहकाऊ वोट है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी का है। 3 बार विधायक आप आरजेडी से हैं, तो उस पार्टी में रहते हुए आपने क्या मुसलमानों के किस तरह के मुद्दों को आपने उठाया? मैंने जब भी सीमांचल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैंने बहुत ही बॉल्डली वहां भी उठाया। आदाब, मैं मसूद अंसारी। द वाइड एंगल के आज के पॉडकास्ट में स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार विधानसभा 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं और 4 बार के विधायक हैं। तो आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया साहब। अख्तरुल ईमान साहब बिहार की एक मजबूत आवाज़ हैं और ख़ासकर सीमांचल और पूरे बिहार में हाशिए के समुदाय के लोगों, मुसलमानों और तमाम लोगों के मुद्दों को बहुत ही प्रखरता से, मुखरता से, मजबूती के साथ उठाते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रूप में हम जानते हैं जिस पार्टी को, उसके बिहार राज्य के अध्यक्ष हैं और पिछले 4 बार से 4 बार के विधायक हैं और अभी वर्तमान में बिहार की अमौर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम आज इनका स्वागत करते हुए कुछ सवाल करेंगे आपके सर निजी जीवन से कि किन घटनाओं ने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? समझिए, घटनाओं ने प्रेरित किया। जिस घर में पला बढ़ा और जिन उस्तादों के पास पढ़ा लिखा, सब लोगों ने समाज में अच्छाइयों को स्थापित करने और बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए मेरी तरबियत की। मैं मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान ही पास किया था कि गाँव के भले और बुरे चीज़ों में दखलंदाजी होने लगी और एक गाँव को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया। उसी ज़माने से लगा ऐसा कि बुराइयों को पर काबू पाने के लिए और अच्छाइयों को स्थापित करने के लिए शक्ति ज़रूरी है। बगैर शक्ति के वो पंडित जी का श्लोक तो हो सकता है, मौलाना की तकरीर हो सकती है, और धरती पर कोई चीज़ स्थापित हो ये नामुमकिन है। इसलिए प्रयास किया। मैं BA में पढ़ता था। उस ज़माने में हमारे यहाँ मवेशियों का चोरी करा लेना और फसलों का काट कर ले जाना आम सी बात थी। फिरौती पर, रैंसम पर मवेशियाँ लौटे जाती थी। उस इलाके में एक मास मूवमेंट वहाँ पर उठा, समाज सुधार क्रांति के नाम से। पुलिस डाकुओं का साझेदार हो चुकी थी और चोर और डाकुओं का की हुक्मरानी थी। कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। तो वहाँ पर 2 लोग उठे हमारे, एक मौलाना गुलाम मोहम्मद यहिया साहब और दूसरे एक सामाजिक कारकुन थे निशिकांत चौधरी जी। और उन सब लोगों ने मिलकर कहा कि चुप रहोगे तो फिर सब लुट जाओगे, उठो, और जगाया लोगों को। और जगह तो फिर जिन डाकुओं के खौफ से हम लोग बचपन में छुप जाया करते थे, ऐसी शक्ति आई फिर कि उनको लटका लटका करके हम लोगों ने सजाएं दी। और उससे फिर समाज में, मैं BA में पढ़ता था उस ज़माने में, 20-22 साल का था मैं, तो गांव के कुछ खास क्षेत्र का मुझको चेयरमैन बनाया गया और मेरे कामकाज को देखा। भले और बुरे की पंचायती हम लोगों ने की, तो समाज में एक लोगों को एतमाद हुआ। फिर उसके बाद आगे का सफ़र हुआ। मैं जहेज विरोधी था। उस ज़माने में भी जहेज का विरोध करना पूरे तौर पर किया। मेरी शादी भी हुई तो लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ। और मैं उसके बाद मैं कारोबार कर रहा था, मेडिसिन के होलसेल का मेरा काम था। गांव से लगभग 3 साल मेरे गए हुए हो गए थे। गांव में जब तक था तो लोग समझ रहे थे कि मुखिया का इलेक्शन लड़ाएंगे आपको। जब वहाँ मैं चला गया तो मैंने कहा कि दोस्तों में से कोई लड़ो यार, मैं साथ दूंगा, मैं कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों का पूरा हल्का चला गया कि नहीं, आप गाँव से आ गए हो, हफ्ते में 1 दिन आओगे, आपको लड़ना पड़ेगा, और क्रिमिनल लोग जीत जाएंगे। मैं आया, लोगों ने, लेकिन क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगों का बड़ा वो था, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों का, कि नहीं नहीं नहीं, आपको पंचायत में नहीं लड़ना है, आपको जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है, अब आपको चेयरमैन बनाएंगे, हम लोग वो करेंगे। अब मैं एक ईश्वर का बड़ा वो रहा कि मैं कभी उम्मीदवार नहीं बना,
लोगों ने पकड़ के मुझे उम्मीदवार बनाया। जनता ने हाँ, तो उसके बाद लोगों ने जिता दिया और मेरे ननर को मुझसे आधे वोट आए। और फिर उसके बाद मेरी तस्लीमुद्दीन साहब उस वक्त एमएलए थे हमारे यहाँ से, वो स्टेट में मिनिस्टर थे बिहार में, तो उनसे मेरा जुड़ाव था। तो अच्छा हुआ, मैं काम वाम करता रहा, उनके साथ भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल रहा और जिला परिषद में मेरी जो कारकर्दगी रही तो उसने मुझे काफ़ी लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में जगह बनाने का मौका दिया और एक माहौल बन गया। मैं 3 साल के बाद मैं समझा कि यार इसमें तो सिवाय धंधा पानी के कुछ दूसरा, सिवाय ठेकेदारी करो, रंगदारी करो, कमीशन खाओ, उसके अलावा कोई दूसरी आमदनी इसमें है ही नहीं। मेरा कारोबार भी मध्यम पर गया और इन चीज़ों से हम लोग ज़रा सा परहेज करने वाले लोग थे। तो मैं रिज़ाइन करने जा रहा था 3 साल के बाद कि भाई इससे चलेगा नहीं, ये जिला परिषद नहीं है, जिला परेशान विभाग है ना, गलत करो तो रहो और नहीं तो सच्चाई पर कायम रहना मुश्किल है अच्छे लोगों के लिए। तो मेरे कई संगी साथियों ने, दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने समझाया कि नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब अगर एमपी बन जाते हैं तो आपको एमएलए बनने का चांस होगा। फिर उसमें भी बहुत सारे लोग थे उम्मीदवार, एक हम भी जब लोग कह रहे थे तो उम्मीदवार बन गए और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे जिताया। तो जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आप आए थे राजनीति में, आपको लगता था इन मुद्दों को हल करेंगे, तो अभी क्या लगता है कि क्या महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई? या मैं अभी एक शेर पढ़ रहा था कि एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। चूँकि इस वक्त पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, एडमिनिस्ट्रेशन लाल फीताशाही का इतना उरूज हो गया है। मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले अपने कई बुद्धिजीवी दोस्तों से मैंने परामर्श किया कि भाई हमको क्या राजनीति में जाना चाह रहा हूँ। मैंने अपने गुरुदेव थे हमारे, उनसे मशवरा किया, कहा तुम्हारी तबीयत और मौजूदा वक्त की राजनीति। मैंने कहा नहीं, मौजूदा वक्त की राजनीति तो ख़राब है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों के नहीं जाने से इसमें खराबी आई। समाज के अच्छे लोगों को जाना चाहिए। ये तो कश्ती की तरह है, अगर मल्लाह बैठने वाले तस्बीह लेकर बैठ जाओ और राम राम का माला जपो, अगर मल्लाह नशे में हो तो कश्ती डुबो देगा। इसलिए मल्लाह अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मैं मल्लाहगिरी करूं तो कम अज कम तो नहीं, ईश्वर के दया और अल्लाह ने तौफीक बख्शी, समाज में बहुत सारे काम किए। एक मैं थोड़ी सी बात बताता हूं कि 2006-07 में हमारे यहाँ मैट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट हुआ था, 17 लाख की आबादी मेरा किशनगंज की थी, सिर्फ 3200 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और मुंगेर में 13.5 लाख की आबादी और जहाँ 15,000 बच्चों ने मैट्रिक के इम्तिहान पास किए। और मैंने एक कंपैरेटिव डेटा कलेक्शन किया और हाउस में बड़ी मजबूती से रखा। पीके शाही साहब मिनिस्टर थे एजुकेशन के। मैंने कहा कि सीमांचल के लोग, माइनॉरिटी के लोग पढ़ना नहीं चाहते या सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है। मेरा साथ ब्लेम है कि सरकार हमें पढ़ने नहीं देना चाहती है। कहा कि क्यों? मैंने आंकड़े पेश कर दिए कि 13 लाख और 17 लाख का देख लीजिए, और वजह क्या है कि 13.5 लाख के लिए 88 हाई स्कूल है और मेरी 17 लाख के लिए सिर्फ 17 हाई स्कूल है। और एक साथ प्लीज्ड हुए मिनिस्टर, एक साथ 30 हाई स्कूल मेरा कैबिनेट से सेंक्शन हुआ। शिक्षा की आपने बात की तो अभी जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में कि अभी जो यात्रा चली बिहार में 2 साल तक चली, तो उसमें जो नेता थे उस यात्रा के, वो ख़ासकर मुसलमानों की आबादी में जब जाते थे तो ये इक़रा पढ़ के बार बार कहते थे कि पढ़िए पढ़िए। तो बहुत लोगों ने सवाल किया कि आप उनको तो इक़रा कह के कह सकते हैं कि या पिछड़ेपन होने के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन जो लोग इक़रा को नहीं मानते हैं, हाशिए के समुदाय के लोग जो मुसलमान नहीं हैं, उनको फिर क्या कहेंगे, किस लिए वो पीछे रह गए? तो सवाल ये भी उठा कि क्यों वो पीछे हैं, क्या उनको इक़रा के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अवरोध कहाँ आए उनके? सरकारें जिम्मेदार थी उसके लिए? मामला ये है कि इक़रा तो इनका एक इमोशनल नारा था उनका, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी कमजोरी है कि उनका कातिल भी अगर टोपी पहनकर उनके मज़ारों पे चला जाए तो उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। उनके यहाँ जाकर के कोई भी अरबी के 2 अल्फाज बोल देते तो कुर्बान हो जाता है ना। पिछले दिनों में हमारे बहुत सारे लीडर बिहार में जिन्होंने मुसलमानों का खून किया है, वो मज़ारों पे जाकर चादर चढ़ा दिया, टोपी पहन ली, अफ्तार पार्टी बुला ली तो लोग उसके लट्टू हो गए। ठीक इसी तरह से कुछ लोगों ने इक़रा को भी बनाया। मामला ये है कि समाजी इंसाफ जब तक स्थापित नहीं होगा, बिहार में आप देखेंगे कि ज़ात बिरादरी जान पहचान की चीज़ है, लेकिन देश में जो मौजूदा वक्त समाजी जो स्वरूप है उसमें ज़ात बिरादरी ऊपर और नीचे होने का, समाजी तबक़ात का एक हिस्सा बन गया है। किसी के ऊपर हो अशरफ और अर्जल उर्दू में आप कहते हैं, किसी के उत्तम और किसी के निम्न होने का जो है ये एक बन गया है। तो उसमें तो हमें से जो हमारा ये तबका रहा, दलित तबका रहा, इनका तो शोषण और दोहन हुआ, मुसलमानों का शोषण और दोहन हुआ। इनके इलाके में स्कूल नहीं खोले गए, कारोबारी संस्थान को स्थापित नहीं किया गया, हॉस्पिटल्स कायम, यकीनन सरकार जिम्मेदार है, टैक्स हम सरकार को देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कायम कर लेगा, है ना। हम बाजार तक सड़क जाए वो कौन बना पाएगा? नदी में पुल नहीं है,
जाहिर है ये किसी मुल्ला पंडित का या गांव के मुखिया जी का काम तो है ही नहीं। आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम अगर किसी का है तो दलित का है और माइनॉरिटी का है। बिहार में आज भी दूसरे हिस्सों में, मुंगेर में, जहानाबाद में आ जाइए, बिहार सराउंडिंग पटना के आ जाइए, लोगों का 1,00,000-1,50,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। सीमांचल में भी 25,000 से ज्यादा नहीं है। अभी आप देख लेंगे कि आप जैसे विद्वान पत्रकारों के लिए, खोजी पत्रकारों के लिए एक चीज है, मैं आपको देता हूं कि नीतीश कुमार ने तो बड़ा गलत किया है। बीजेपी और को स्थापित अगर किसी ने बिहार में किया तो उसका नाम माननीय नीतीश कुमार जी है। वो जितने ही मिस्टर क्लीन हो, लेकिन इन लोगों को घर उसी ने दिखाया है। गलती से एक काम होकर गए, वो लड़ाई लड़ रहे थे कमंडल से लड़ने के लिए, उसने सीना ताना था। देखिए, कमंडल से लड़ना है तो मंडल को लाना पड़ेगा। अब मंडल को लाने के लिए उसने क्या किया, जाति आधारित गणना किया। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसका जरा विश्लेषण कर लीजिए आप। बिहार की आबादी इस वक्त 13 करोड़ है और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 18% है, 2,31,00,000 है, और SC ST की आबादी 20% है, 2,56,00,000 है। बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370। अब लोकतंत्र का एक मूल मंत्र कहा जाता है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देख लीजिए वहां पर कि वहां पर 37 लाख आबादी है इसकी, हमारे भूमिहार भाइयों की। नौकरी में एक्चुअल शेयर उनका होना चाहिए एज पर पॉपुलेशन, उनका 58,000 होना चाहिए। उनको 1,87,000 नौकरी मिली हुई है ना। बर्मन भाइयों की आबादी लगभग 47 लाख की है, उनकी नौकरियां लगभग 80-90 हजार की होती हैं, उनको 1,91,000 नौकरी मिली हुई है। दूना आबादी से दूना आबादी से दूना, और अगला जो मैं तस्करा किया, आबादी से तिगुना। अभी कायस भाइयों की आबादी 7 लाख 8 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 12,000 होती है, 52,000 मिली हुई है। कुर्मी आबादी 36 लाख है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, तो उनकी आबादी है, उनका 58,000 होता है, 1,18,000। जादव भाइयों की आबादी है 14%, है ना, 1,91,00,000 आबादी उनकी है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 2,91,00,000 और उनको 2,90,000 और 2,90,000 उनको हासिल है। अब आइए SC ST को, जिनकी आबादी 20%, 2,56,00,000, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तो 4,11,000, उनको 2,91,000 नौकरी मिली। औरों को तो उससे ज्यादा मिला। और दलितों को बावजूद रिजर्वेशन के उनको 1,10,000 नौकरी कम मिली। अब आइए और मुसलमानों के दरमियान में, आप जिस मुसलमानों के बारे में बहुत एपीजमेंट का बात की जाती है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री की है, बहुत खोल खोल के लोग बोलते हैं, उनका हाल देख लीजिए। अब नौकरियां कितने साल की होती है नौकरी को, लाइफ 25-30 साल, 35 साल, है ना। 25 साल की नौकरी में मिली तो 35 साल, 35 साल की नौकरी में मिली तो 25 साल। तो अब देख लीजिए, उसमें मुसलमानों की एक्चुअल शेयर होता है 3,68,000, 18% मुसलमानों का। चलो भाई, 3,68,000 न मिले, 68,000 खा लो, 3 लाख तो दो, चलो 50% से दे दो। लेकिन आप देखेंगे 3,68,000 की जगह पर 1,70,000 या 73,000 नौकरी मिली, 2,95,000 नौकरी से मुसलमानों को मालूम रखा गया। क्या देखेंगे आप बताइए, जिस कम्युनिटी को, अभी मेहतरों के घर का सर्वे हुआ है, मेहतरों के जितने पक्के मकान है मेहतर भाइयों के, हमारे कुलिया बिरादरी जो मुस्लिम है उसको उतने मकान नहीं है। सीमांचल के जो लोग हैं, उनके जो नौकरियों का अलग अलग बिरादरी, सुरजापुरी है, कुलिया है, सेखरा है, उनकी आबादी का जो रेशियो होता है मुलाजिमत में, 1/4 भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। अंसारियों की आबादी बिहार में जो है, उनकी नौकरियों में हिस्सा 70,000 की होती है ना, उनको 45-46 लाख नौकरी मिली हुई है। बिहार में जो वो था आपका मंडल कमीशन के एतबार से 27% जो रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन में मुस्लिम माइनॉरिटी का शेयर नियर अबाउट 7% के होता है, और 2% से ज्यादा नहीं मिला कहीं। तो कौन जिम्मेदार, सरकारें या फिर मैं कह रहा हूं कि सरकारें जिम्मेदार है, आवाम, सरकार जिम्मेदार है और कम्युनिटी लीडर्स जिम्मेदार है। जिस कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग लीड करते हैं, ये जिम्मेदार हैं। ये जाकर उन पार्टियों में जाकर MLA MP बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अपने खानदान की तो उनको फिक्र है, जिनका वोट लेकर आए उनकी फिक्र नहीं है। और हमारे सोशल मॉरल जो लीडर्स हैं, उनका भी कसूर है कि वो इतने बड़े हादसे पर कुछ नहीं बोलते, वोट के बारे में संजीदा नहीं होते कि हम टैक्स देते हैं, सरकार उससे चलती है, हम वोट देते हैं, सरकारें उससे बनती हैं। तो टैक्स का क्या हिस्सा हमको मिला, आज जो सरकार बन रही है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, ये कहीं से पूछने के लिए तैयार नहीं है, ये कहीं से पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कसूर तो दो तरफा है, हम एक तरफा नहीं कर सकते, लेकिन हम आम आवाम को कसूरवार नहीं कहला सकते, क्योंकि उस बेचारे की जो जहनी सतह है, जो उसका मानसिक अप्रोच है, वो इतना बड़ा नहीं है कि सरकार की पॉलिसी पर वो विचार कर सके। वो तो अफवाहों का शिकार हो जाते हैं, वो चंद पैसों के शिकार हो जाते हैं बेचारे। समाज का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये इसका जिम्मेदार है। ये निज स्वार्थ के लिए पूरे तौर पर अपनी सोसाइटी का सौदा कर लेता है।
तो अभी भविष्य कैसे देखते हैं आप, जो सामाजिक जो संरचना अभी है और जो आबादी की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है तमाम वर्ग की? आदमी को तो पूरी उम्मीद रहना चाहिए, लेकिन हाँ, कश्ती के डूबने के वक्त सिर्फ उम्मीद को बाकी रखे, तदबीर न करे तो पागलपन होगा, ऐसी उम्मीद है ना। तो हम तो पूरी उम्मीद हैं, लेकिन इस बात पर यह है कि सिर्फ मुबाहिसे, मुकालमे, तकरीरों और तहरीरों से काम नहीं होगा, हमारे दरमियान में काम नहीं हो रहा है। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस से अभी भी लोग जुदा हैं, और अभी मोदी कैप्सूल से भी लोग अभी ठीक नहीं हुए, है ना, डंडे पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मुसलमानों के दरमियान में एक तो अपने लीडर से आप हिसाब नहीं लेते कि उसने क्या किया, दूसरा यह है कि जब इलेक्शन का जमाना आता है तो सबसे ज्यादा अगर बेकीमत वोट किसी की है, बिकाऊ वोट है, बहकाऊ वोट है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी का है। मैं दलित भाइयों को इस मामले में मुबारकबाद देता हूं कि अभी माझी जी कलील आबादी है उनकी, मने एससी में के दरमियान में भी अपनी बिरादरी की लीडरशिप वो करते हैं। वो आज दिल्ली में भी है, पटने में भी है, उसने अकल से काम लिया। लेकिन मुसलमानों को होश के नाखून कब आएंगे? तो क्या लगता है राजनीतिक जागरूकता कैसे आएगी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूं चंगेज और हलाकों ने भी मुसलमानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मुसलमानों को दो सोच ने पहुंचाया है। सियासत अलग, दीन अलग, है ना। धर्म के मामले में बहुत कॉन्शियस है लोग, लेकिन सियासत के बारे में राजनीति एक तबका तो हमारे यहाँ ऐसा है, वो समझता है कि मस्जिद ही सब कुछ है, जबकि उसके नबी ने कहा था कि मस्जिद भी है और जंग बदर भी है ना। लेकिन वो मस्जिद को ही सब कुछ समझ बैठा है। दूसरा तबका है कि मस्जिद से उसका रिश्ता नहीं है, वो बेबहरवी का शिकार है। दो फितना, एक फितना ये कि दीन अलग है, धर्म अलग है, और दूसरा मामला ये है कि दीनी तालीम अलग है, दुनियावी तालीम अलग है। इसको भी बहुत कुछ वो किया है। आप देखेंगे कि देश के अंदर में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ, 1857 से पहले मुसलमान का मॉडर्न एजुकेशन और लोगों से बेहतर था, है ना। इस वक्त आज़ादी के वक्त भी देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय की जो भागीदारी थी, है ना, और उस वक्त के ज़माने में, तुगलक तैमूर के ज़माने में दिल्ली में 1000 मॉडर्न मदरसे थे, जहाँ से लोग इमाम भी बनते थे और सिपह सालार भी बनते थे। लेकिन 1857 के बाद से एक चेंज आया, और वो हुआ कि उस वक्त तक गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों के इंस्टीट्यूट को वो करती थी, फीड करती थी। लेकिन उसके बाद समझा कि भाई ये तो बगावत में सबसे पहले यही रहे, तो इनको सबसे ज़्यादा सजा दी मुसलमानों को। और मुसलमानों ने उसके बाद अपने दीन को बचाने के लिए तालीमी इदारे तो कायम किए, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन से मुसलमान बहुत दूर हो गए। उसका खमियाजा ये हुआ कि जब आज़ाद भारत बना, आप तहरीक आप देखेंगे कि जिस ज़माने में आप राजा राम मोहन राय, उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स खोले और मुसलमानों ने कसरत से मदारिस कायम किए। मैं मदारिस का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तैयार किए, लेकिन हमारे लोग उतने तैयार नहीं हो सके। मॉडर्न एजुकेशन से आज भी मुसलमानों की दूरी है ना। ये कहने को कह रहे हैं कि मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे अहले मदारिस कहते हैं, बाकी आप क्या करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ज़कात के और कम्युनिटी का जो वो सपोर्ट होता है, ये 4% पर ही 90% ज़कात खत्म हो रहा है। बाकी आम गरीबों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही बासलाहियत बच्चे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कम्युनिटी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है ना। मुस्लिम इलाके में कोई कल कारखाना नहीं है, रोजगार नहीं है ना, इसके लिए कोई कोशिश नहीं हो पा रही है। तो मुसलमानों के दरमियान में जो अभी पिछड़ापन आगे तक जा रहा है, कुछ लोग हैं आपको लग रहा है शाइनिंग मिलत, कुछ लोग हैं यकीनन है कि धारे के साथ वो चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो आप चाइल्ड लेबर से सबसे मुसलमानों के हैं, माइग्रेंट लेबर से मुसलमानों के है ना। अभी मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इलाके के डीएम से, हमारे इलाके के जो डीएम है किशन पूर्णिया के, एजुकेशन के प्रति बड़े जागरूक हैं वो, और उन्होंने 72 बासलाहियत टीचर्स को बुला करके अपना एक स्टूडियो बनवाया जिला स्कूल में, और उससे पूरे तौर पर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे। जब मैंने उनसे कहा कि साहब आपके टीचर तो स्कूल में रहते हैं लेकिन बच्चे हमारे नहीं आ रहे, तो उसने कहा विधायक जी, हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में मुसलमान इलाकों में बच्चे स्कूल में नहीं ठहर रहे। ये हमारी कम्युनिटी का बड़ा कसूर है। हमारी कम्युनिटी के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, इसके दरमियान में काम करने की जरूरत है। तो जो बहुत सारे शिक्षित युवा हैं, वो खासी संख्या में हैं, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या? असल हुआ ये है कि तालीम का मसला लोगों ने समझ लिया कि बल्कि बच्चों के स्कूल न जाने की वजह इन नौजवानों का निकम्मापन भी है। एक भाई अनपढ़ था, वो दिल्ली में जाकर एक तकनीक सीख लिया है, वो 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब बाप ने इसको बीए कराया, उस बेचारे जाहिल भाई जो अनपढ़ था, उसके कमाई के पैसे से इनको कॉलेज में पढ़ाया और नौकरी नहीं मिली है, तो कह रहा धत तेरी के
पढ़ने लिखने से तो वही अच्छा बच्चा था। अब जाहिर है कि मौजूदा वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां ऐसी हैं कि नए सिलेबस में बच्चों को निकम्मा कर दिया है। उनके रोजगार, उनकी तकनीकी सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए काम करना, उनको मौके फराहम करना, ये गवर्नमेंट का उसूल ही नहीं है। भाई पेंशन दोगे, पेंशन तुम दो ना, माजूर लोगों को दो, लेकिन तुम पढ़े लिखे लोगों को इतना माजूर बना दिया कि उसको पेंशन देने की तुमको बात कर रहे हो, है ना। इससे पहले आप आरजेडी में रहे, लंबा अरसा, 3 बार विधायक आप आरजेडी से रहे, तो उस पार्टी में रहते हुए आपने क्या मुसलमानों के किस तरह के मुद्दों को आपने उठाया? आप देखेंगे कि उसको आप दूसरे अंदाज में न लें। मैंने जब भी सीमांचल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मैंने बहुत ही बॉल्डली वहाँ भी उठाया। एक बड़ा मसला है 2012 में, चूँकि बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करके ही अपनी सियासी रोटी सेकती है। आप देखेंगे कि बिहार के निसाब में चोर दरवाजे से इन लोगों ने तमाम तरह सर्कुलर जारी कर दिया कि तमाम तरह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट तालीमी इदारों में बच्चों को सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे। गवर्नर की तकरीर हो रही थी, फाइनेंस बजट सेशन था, मैंने गवर्नर की तकरीर रोकी। मैंने कहा, माँ महिम, ये राज्य देश के बने हुए संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर वाले संविधान से, कि नागपुर के संविधान से चलेगा? चौंके, और नागपुरी लोग भी थे वहां पर। मामला ये हुआ, मैंने कहा कि मेरी माँ के पेट में मैं 9 महीने तक रहता हूं, लेकिन उसका भी गोड़ नहीं छूता मैं, है ना। अब इस हमारा जो सेकुलरिज्म है उसमें कोई सूरज को पूजे, कोई गाय को पूजे, कोई कछुए को पूजे, कोई चूहे को पूजे, उसको आज़ादी है। हमारा सेकुलरिज्म मजहब से दूरी नहीं है, मजहबी रवादारी है। लेकिन साहब, हमको ये सरकार कह रही है कि मेरे बच्चे सूरज को नमस्कार करेंगे। सूरज किसी का भगवान हो सकता है, तो मेरा सेवक है, मैं नहीं कर सकता। काफी हंगामा हुआ हाउस में, लोग आ गए, बीजेपी के लोग तो गोया गरिबान पकड़ने मेरे को आ गए। लेकिन ईश्वर ने मुझे भी शक्ति दी, मैंने भी गांधी के कातिलों से डटकर बात करी। उस वक्त तो पार्टी के लोग शर्मन लिहाजन मजबूरन खड़े हो गए, लेकिन जब मैं बाहर हुआ तो कोई भी पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए। इवन के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कहने लगे, अख्तर जी आपने पार्टी को बड़े असमंजस में फंसा दिया साहब। क्या हुआ सर? बोलता हूं तो भी नहीं बनता, न बोलता हूं तो भी नहीं बनता। मैंने न बोली, आप बोल भी नहीं पाएंगे। और मैं समझता हूं कि पटना के बुद्धिजीवियों ने, मुख्तलिफ मिली तंजीमों के सरबराहों ने मीटिंग की और स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर को। 3-4 दिन के बाद वापस हुए फैसले। तो ये है, मैं सीमांचल के मसले को हमेशा उठाता रहा। अलीगढ़ के इशू को आप देखेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आफ्टर सचर कमेटी रिपोर्ट, देन फातिमी कमेटी बनी और उसने सिफारिश की 5 जगहों पर ज़मीन के लिए। नीतीश कुमार जी अपने आप को मिस्टर क्लीन एंड सेकुलर कहते हैं, और ज़मीन देने में इसने देर कर दी। और उसके लिए स्ट्रॉन्ग एजिटेशन, पब्लिक मास मूवमेंट चला। आज़ादी के बाद पहली तहरीक थी जो लाखों लोग सड़कों पर जमा हुए। यकीनन है कि वो लड़ाई मैंने शुरू की थी। मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि MP थे, जाहिर है कि उनको आगे करना मेरा फरीजा भी था, और हम लोगों ने मिलकर लड़ी और उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जो काम 3 सालों तक नहीं हो पा रहा था, हम लोगों ने 3 महीने के अंदर में करवाया। तो मुझे यकीन हुआ कि लड़ने से हक मिलता है, मांगने से भीख। अभी मैं आपको बताऊं, मैं तनहा हूं करते बिहार के असेंबली में, और हमारे सीमांचल में अब भी है 40-40 किलोमीटर की दूरियां हैं जहाँ पुल नहीं है। माँ उस पार मरी रहती है, 1 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर तय होकर आना पड़ता है। बहुत सारी बस्तियां जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, बहुत सारी बस्तियां जहाँ बारिश के दिनों में दुल्हन नहीं निकल सकती है। आज भी कश्तियों का नज्म नहीं है। अभी लड़ा महानंदा नदी पे वो तारीखी पुल बनवाया कि इससे पहले सीमांचल में इतना बड़ा कोई पुल नहीं है। सरकार से लड़ता हूँ। जो लोग कट गए, जिनके मकानात, उनको बसाना है, जमीन देने का सरकार का ऐलान है, दे नहीं रही थी। उनके मकान के मुआवजे हैं, दे नहीं रही थी। मैं लड़ा और जमीन भी दिलवाया, मकान भी दिलवाया। तो आरजेडी फिर छोड़ने का कारण क्या रहा? आरजेडी दरअसल हुआ ये है कि आरजेडी बहुत सारे मसाइल पर तवज्जो हमारी नहीं दी। रेलवे के लोगों ने जुल्म किया और लालू जी रेल के मंत्री रहे, और लालू जी ने मैंने गोया मेरे फैमिली के, मेरे ख़ानदान के, मेरे भाइयों की पिटाई हो गई। किस लिए? लालू जी का वहाँ पर जलसा था, और वो बेचारे मजदूर बच्चे जो उनके जलसे की वजह से अपना टिकट डिले कर लिया कि मेरा नेता आ रहा है। जब उनकी रेलवे में पिटाई हो गई तो लालू जी उनके लिए भी इंसाफ के लिए खड़े नहीं। मैं लालू जी का बड़ा मान और सम्मान करता हूँ, है ना, और मैं और लीडरों से बेहतर समझता हूँ। लेकिन अब लालू जी की राजद नहीं रही है, अब तेजस्वी की राजद हो गई है। लालू जी की राजद में कहीं ना कहीं माई की झलक मिलती थी, लेकिन तेजस्वी जी की जो राजद है ये A to Z की पार्टी है, बल्कि वो तो A to Z कहते हैं, मैं कहता हूँ A to Z -M। तो ये है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं। हाँ, वोट लेने तक सेकुलर है वो। मैं कह रहा हूँ कि उनकी नाइंसाफियाँ देख लीजिए। ये जो अभी मैंने एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की है बिहार की जातीय आधारित गणना की, इसमें कौन कौन नहीं मुजरिम है।
मुसलमानों को नौकरी कम दिलाने में? आप 90 का रिकॉर्ड देख लीजिए, सेंसस कर लीजिए, अब वो सारी रिपोर्ट ले लीजिए, यादव भाइयों की नौकरी मुसलमानों से कम है। लालू जी आए, यादवों को एम्पावर किया। क्या मुसलमानों को एम्पावर करना उसको जिम्मेदारी नहीं थी? ये मुसलमानों की नौकरी आज महरूम ही रही है, 60% नौकरियों से मुसलमान महरूम रहा। इसकी वजह राजद भी है, जदयू भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। सबने मिलकर हमको लूटा है, सबका वादा झूठा है। तो मुसलमानों ने कभी उप मुख्यमंत्री या कुछ इस तरह के बड़ा पद क्यों नहीं मांगा आरजेडी में या दूसरी पार्टियों में? एक बात कही जाती है कि देने वाला तो उधार देने के लिए ही तैयार नहीं है और लेने वाला ढाला यानी कि कुछ युक्ति मांगता है, कुछ इजाफी मांगता है। अरे वो तो मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे 2015 का इलेक्शन हुआ बिहार में, आप लोग ज्यादा इन चीजों पर नजर रखते हैं। मुसलमानों ने वसूल करके वजू करके वोट दिया 2015 में महागठबंधन को, सरकार बन गई। यादव कितने परसेंट भाई मेरे? 12-14%। उनका वोट कितना मिल पाया? 8%। बाकी वोट तो उनके भाजपा में गए। लेकिन आप देख लेंगे कि यादव एंड नन यादव्स मुसलमानों का वोट हासिल किया था कितने? आप देख लिए, कई रिपोर्ट आ गई है। वो वोट हासिल किया 41%, और 41% वोट में बिलाशुबा मुसलमानों के 18% आबादी में 17% वोट इनको मिला। हम लोगों ने 1 लाख वोट लिए थे उस जमाने में। तो आप ये बताइए, 41% माइनस 41 माइनस 17, 23। तो 23% शेयर रहा नॉन मुस्लिम वोट का और 17% शेयर रहा हमारा। और उस 23% में 25 आदमी वजीर बने। वजीर आला उसी का बना, नायब वजीर आला उसी में से बना, हेल्थ मिनिस्टर उसी में से बना, इरिगेशन मिनिस्टर उसी में से बना, एजुकेशन मिनिस्टर उसी में से बना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसी में से बना। मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को मिला, देखिए 4 वजीर बने। एक वजीर बने अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुसलमानों ने समझा कि बिल्कुल वजीर फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ मेरे कब्जे में। और मैं कहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर वो सेठ जी का मुनीब है ना। 5 रुपए फकीर को भी बगैर सेठ जी के पुरजा के वो नहीं दे सकता। उनकी हैसियत तो ये है कि किसी मोहल्ले में जाकर एक नाला भी सैंक्शन नहीं कर सकता है। वो आदमी कहीं से भी पब्लिक का नहीं और सेक्रेटरीट का आदमी हो जाता है। वो कैबिनेट के फैसले आएंगे उसी को एग्जीक्यूट करना है उनको। जो पब्लिक रिलेशन के जो मंत्रालय हैं, WRD वाटर रिसोर्स या RWD रोड कंस्ट्रक्शन का मामला, RCD रोड कंस्ट्रक्शन का मामला, आपने कहीं नहीं दिया मुसलमानों को। आपने क्या दिया? गन्ना मंत्रालय है ना, खुर्शीद साहब को आपने दिया, खुर्शीद आलम को। और गन्ना का चंपारण से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं। नंबर 2 अब्दुल गफूर साहब को आपने वजीर बनाया, बेचारे अब हयात से नहीं है, वजीर कब्रिस्तान है ना, बेचारा माइनॉरिटी वेलफेयर का वजीर कब्रिस्तान बेचारे। एक नंबर 3 वजीर बनाया अब्दुल जलील मस्तान, और शराब का मंत्री कतरा उन पर हराम है ना। आप बताइए कि अवामी फलाह की कोई वजारत दी आपको? उसके बावजूद भी हम तो यही कहते हैं कि एक चाकर होता है, एक गुलाम होता है। मुस्लिम सियासत इस वक्त इन पार्टियों में गुलामी कर रही है। गुलाम की अपनी कोई आवाज नहीं होती है। कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वो न जानता मैं भी हूं कि आफियत साहिल में। वजारत मिल रही थी, मैं ठुकरा के क्यों आ गया? नीतीश कुमार जी ने मेरे चारों के भाग जाने के बाद भी कहा कि आप वजीर बनिए, कहां अकेले तना फिर रहे हैं। लेकिन मैंने देख लिया, मैं वजीर बनकर अगर मेरी नीयत खराब हो तो मैं अपना भला कर सकता हूं, लोगों का भला नहीं कर सकता। तो मैं यही कि पूर्वजों ने, हमारी एक तजुर्बा आया है कि मेरे पूर्वजों का एक मिजाज ये रहा, भाई वोट देने हैं, सरकार बनाने हैं। अभी मैं इलेक्शन MP का हार गया, 3,09,000 वोट आए, हार गया। क्यों भाई, क्यों हार गया? दिल्ली में सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। अब मैं इन बेचारों को अहमक भी नहीं कह सकता, लेकिन अकल के मारे भी हैं लोग। अरे तुम्हारे जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है, तो मैं कसमें खाकर कह सकता हूं, वोट का अगर तुमने दानिशमंदाना, अकलमंदाना इस्तेमाल किया तो वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। इस वोट से तुम्हारे क्षेत्र की तस्वीर भी बदल सकती है। वोट को लोगों ने सरकार बनाने के लिए दिया, और दूसरी कम्युनिटी के लोग वोट दे रहे हैं अपनी भलाई के लिए। सरकार बन रही है किसकी? मेरा कौन काम कर रहा है। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी अभी तक सरकार बनाने के लिए वोट दे रही है, अपने लिए नहीं दे रही है। इनको समझना पड़ेगा कि मेरा वोट से मेरी नस्लों का भला कैसे होगा। अगर ये काम नहीं किया तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अभी बिहार में जो यात्रा हुई पिछले 2 साल से जो चल रही है लगातार, उसके बाद ये कहा गया कि मुसलमानों में बार बार जा करके, जैसा कि हमने इससे पहले भी आपसे सवाल किया, तो ये भी कहा जाए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये कह रहे हैं मुसलमान विमुख हो रहे हैं उनकी यात्रा से, उनके भाषण से, उनके जो कंटेंट है उससे मुसलमान RJD से विमुख हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि वो जाएंगे कहाँ मुसलमान। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? यकीनन मुस्लिम वोटर्स तो कंफ्यूज रहा है फी जमाना, ये देखेंगे वो, इसलिए वो औने पौने फैसला करते हैं और दूसरे लोगों के वोट कंफ्यूज नहीं रहे हैं। उसने तय किया
कि मुझे वोट इनको देना है। आज जो देख रहे हैं बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली, उसके पीछे एक थिंक टैंक ने काम किया है, उसके पीछे उनके पॉलिटिकल वर्कर्स ने लोगों की समझ बढ़ाई है। बड़े हिकमत के साथ एक बात, बड़ी हकीमाना एक बात आपके सामने में आएगी कि सन 1980 से पहले भाजपा नहीं थी, जनसंघ थी। पार्चन के एक दुकानदार भाई थे, उसने वोट डाला। उस जमाने में दिया छाप होता था उनका, और उनके जो कैंडिडेट होते थे 500-700 वोट आते थे, और जो होते भी थे जनसंघी, वो समाज में जल्दी खुलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, इतने खौफ में रहते थे। तो किसी दोस्त ने उसको कहा, किसको वोट दिया जी? आगे दिया जनसंघ को वोट दिया, दिया छाप को। कहा जीतेगा तुम्हारा कैंडिडेट? बोला नहीं जीतेगा तो नहीं भाई। तो कहा गढ़े में वोट डाले। ये अहमक मुसलमान सवाल कर रहा है ना। तो उसका जुमला सुन लीजिए। उसने कहा गढ़ा है तो हर साल 2-4 टोकरी मिट्टी देंगे तभी तो गढ़ा बढ़ेगा, है ना। 80 से पहले जो गढ़ा था, 2014 में वो हिमालय बना, और बगैर किसी के सहयोग के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और लाल किला की फसील पर बैठने वाला अभी वो दूसरे का वो कहार बन के डोली ढो रहा है ना। आप कह रहे हैं, ये अभी गए थे तेजस्वी जी इलेक्शन के जमाने में, उसने कहा जाकर के सीमांचल में, मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाऊंगा, डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। आज जो गए हैं, कल उनसे पूछा लोगों ने कि भाई आपकी तो 17 महीने की सरकार आई, क्यों नहीं बनाया? तो बोला कि नीतीश जी ने मना कर दिया। तो भाई नीतीश जी ने मना कर दिया तो तुम पूछा था नहीं उस वक्त नीतीश जी को बोलने के लिए? ये सभी लोग धोखा देते हैं। जब अपनी कम्युनिटी उठी कि मेरे लिए क्यों करो। अच्छा, आज के दिन में लड़ने के लिए उनके पास बहुत सारे मौके हैं कि सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही है चीख चीख कर कि मुसलमानों का इलाका तरक्की याफ्ता नहीं है, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, प्लान सबसे ज्यादा वहां पर हो रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा वहां पर हो रहा है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सवाल नहीं उठा रहे हैं लोग। तो मामला ये है कि काम करने की जरूरत है। आप जो करें कि चीफ मिनिस्टर का वादा ये गुलामों से होगा? गुलाम कर सकेगा अपने आका को? वो तो समझता कि एक अदर टिकट ही मालिक यही काफी है। वो समझता है, चूंकि जनता का भी इसमें बड़ा कसूर है, जनता ये नहीं देखती कि काम क्या कर रहा है, वो पूछती टिकट किसका लेके आए हो। इन लोगों ने इस साइकोलॉजी को पढ़ लिया है कि इनके लोग इनकी सलाहियतों पर वोट नहीं देंगे, वो तो मेरी टिकट की बुनियाद पर देंगे। तो इनको वही डरा दिया जाता है कि तुम जो बन के आए हो मेरी टिकट की बुनियाद पर आए हो, तुम अपनी सलाहियत की बुनियाद पर या जनता का समर्थन दिया, मेरा टिकट है। चूंकि लोगों के मिजाज में एक जो बैठा हुआ है ना, ये गलत सोच जो है लोगों की, इसको खत्म करना जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो बिहार में खास करके राजनीतिक भागीदारी मुसलमानों के और हिस्सेदारी और जागरूकता के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए आप को क्या लगता है कि आपकी पार्टी ये काम कर रही है? आप देखेंगे कि बिहार में इस वक्त जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई, क्या यह बात लोगों को बताना जागरूकता है कि नहीं है ना। और जाहिर है कि असेंबली में मेरे अलावा कोई भी नहीं बोल सका। लेकिन ये क्या पर्याप्त है? ये सिर्फ बताना ही पर्याप्त है? नहीं, बताता हूँ, पब्लिकों में जाके जगाता हूँ। और ये बात जानिए, हमारी जीत तो लोगों की जागरूकता ही का नतीजा है। हमारी जीत ही वरना आम डगर से हट के मैंने वोट लिया है, सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तस्वीर और उनके इलाके की तकदीर बदलने के लिए वोट दिया है। तो जाहिर है कि जागरूक वोटर ही मेरे हिस्से में आए। आप अकेले, कहा जाता है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं, ये नहीं, मैंने तारीख में ऐसी बातें पढ़ी हैं। एक तनहा शख्स ने दुनिया में इनकलाब पैदा किया है ना। चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जालिम का आंख को तो फोड़ ही सकता है ना। तो आंख फोड़ने की ताकत भी चने में होती है। हिम्मत होनी चाहिए काम करने की, और हम समझते हैं कि वो हिम्मत कैसे पैदा हुई, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि अतीत में जो त्रुटियां हुई हैं, भविष्य में ना हो। भविष्य के लिए तो हमें कुछ न कुछ अपने प्रोग्राम्स बनाने होंगे, उनके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और अभी भी मैं आपको बताता हूं कि और लोगों में और समुदाय में तो इस ताल्लुक से प्रयास होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस ताल्लुक से प्रयास नहीं हो रहा है। कहाँ कमी रह जाती है? कमी हमारी रह जाती है कि हमारी जो धार्मिक लोगों का मामला ये होता है, इलेक्शन के ज़माने में वो आकर के इलेक्शन में भागीदार बन जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसमें बेचारे लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम तो ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अगर इलेक्शन के ज़माने में आते हैं तो इलेक्शन के बाद के ज़माने में भी आइए, है ना। तो वो भी होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि हम आवाम के दरमियान में ये बात कि साहब टिकट की बुनियाद पर नहीं, लोगों के काम की बुनियाद पर वोट दो, पार्टी की बुनियाद पर वोट दो, है ना। कौन पार्टी आपके लिए क्या कर रही है। जिस तरह से आप देखेंगे कि बिहार में पासवानों की अपनी लीडरशिप खड़ी हो गई है, मल्लाहों की अपनी लीडरशिप खड़ी हो गई है, कुरी कुर्मी की अपनी लीडरशिप खड़ी हो गई है, यादवों की लीडरशिप खड़ी हो गई है, बड़ी जात के लोगों की तो पहले से स्थापित है, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं है। मैं गाँव के लोगों को समझाने के लिए बात कहता हूँ, मामू खालू फूफा बहुत अमीर हो, मर जाए तो बच्चा अनाथ नहीं होगा। बाप बीमार हो, ठेला चलाए, जिस दिन बाप मर जाता है तो बच्चा
अनाथ हो जाता है। तो ठीक कोई जो कम्युनिटी होती है, जिस कम्युनिटी का कोई लीडर नहीं होता है, वो कम्युनिटी भी अनाथ होती है। तो अपने इस अनाथ अवस्था से अपने को निकालने के लिए अपने दरमियान में लीडरशिप लाओ। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा, किसी भी कम्युनिटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उस कम्युनिटी का लीडर उसके दरमियान में न हो। कहा जाता है और आमतौर पर लोग कहते हैं कि बिहार का मुसलमान राजनीति को सिर्फ सत्ता के उससे देखता है, चुनाव हार जीत के उस एंगल से। हाँ, यकीनन मैं देखेंगे कि बिहार में इनकलाब लाने में, इमरजेंसी के ज़माने में वो करने में बिहारियों का बड़ा नाम होता है। तो जज्बाती सियासत तो बिहार में होती है ना। और निर्माण की माने सियासत, संजीदा सियासत साउथ का हिस्सा है। साउथ के लोगों ने इतना हंगामा खेजी नहीं की है, लेकिन साउथ के लोगों ने बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही संजीदगी से अपने काम किया है। और बिहार का वही हाल है। यही वजह है कि जो भी संस्था हो वहाँ पर, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, माने कुछ जज्बाती इश्यूज होंगे तो उनकी भीड़ जम जाती है। कोई सकारात्मक पहल में लोग जल्दी जमा नहीं होते हैं। यकीनन ये तो बिहार का फिनोमेना है। उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग जगाएं अपने कलम से, अपने पत्रकारिता से, हमारे दूसरे बुद्धिजीवी हैं जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसको जगाने की ज़रूरत है। हम लोग तो चूँकि अपोजिशन के लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं और सरकार की बदमाशियों को ज़्यादा खोल कर बात करते हैं, तो हम लोग तो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास को बल मिल जाएगा जब आपका समर्थन मिल जाएगा, है ना। लेकिन होता यह है कि हम लोग जो प्रयास करते भी हैं तो लोग उसे डरा देते हैं। अरे ये लोग तो बोलते हैं सरकार उसकी बनेगी, ये क्या कर पाएंगे, है ना। तो ये एक बड़ा तबका जो दलालों का तबका है ना। मैं इन दलालों के तबके को मैंने अंग्रेज के दुश्मन और सरहद के दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन समझता हूँ। रात को जो डाकू होता है वो कम से कम इतना तो डरता है ना कि लोग सो जाएं तब डकैती करेंगे, लेकिन ये दलाल जो है, ये दलाल दिन की रोशनी में डाके डालता है, लोगों को कंफ्यूज कराता है। तो ये हिंदुस्तान में जो दलालिस्तान है, इसका खात्मा जरूरी है। ये आखिरी सवाल कि ये शैक्षिक पिछड़ेपन को आप मतलब क्या कारण आप मानते हैं, कैसे दूर होगी? एक तो ये है कि बिहार का जो, खासकर मैं अगर बिहार की बात करूं, बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम रहा वो तजर्बे का शिकार रहा। सिलेबस जो रहा, अब देखेंगे कि बिहार में मैंने नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को अगर न भी शुमार किया जाए तो साइंस कॉलेज पटना को तो नेशनल लेवल पर फेम था और काफ़ी बासलाहियत बच्चे आते थे। एक नई एजुकेशन पॉलिसी ने इनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था तो उस ज़माने में वो कहीं से बम बंदूक बारूद लेके आया तो उसे जेल में नहीं डालता था। किताब अगर लेके आता, नॉलेज का इतना दुश्मन था कि उसको जेल में डाल देता था। बिहार के हमारे लोग भी न जाने क्यों नॉलेज के दुश्मन हैं कि इन्होंने सड़कें और पुल बनाने को बड़ा काम समझा, लेकिन स्कूलों को इन्होंने उजाड़ दिया, यूनिवर्सिटीज़ को उसने उजाड़ दिया है ना। और बिहार का बुद्धिजीवी जो है वो कलम भी कहीं ना कहीं रिश्वतखोर हो गया है, लिखता नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं कि बिहार में अभी ये मशरक़ी उलूम के लिए ओरिएंटल जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, वो मशहूर लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी का जाकर बुरा हाल देखिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको बिगाड़ना चाह रही है। अभी अभी आज के मैं उर्दू समाचार पत्र में पढ़ा, साहब बेंगलोर से हमारे एक साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि साहब आपने खबर पढ़ी, आज खबर छपी है कि बिहार में जो ये है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, उसके 2 मंजिल को किराए पर देने के लिए टेंडर निकाल रहे हैं लोग। कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसको निकालने के लिए। अरे यूनिवर्सिटी नहीं हुई, ये बैंक्वेट हॉल हो गया क्या, आप किराए पर देने जा रहे हो, है ना। ये तमाशा हो रहा है बिहार के साथ। बिहार में बच्चों का बस्ता भारी हो गया, शिक्षकों को औने पौने बहाल कर लिया। पूरा शिक्षा जो इसको बिहार का तजर्बे का शिकार है वहाँ पर, और इसको चौपट किया है सरकारों ने। लेकिन हाँ, उसी बिहार में कुछ कम्युनिटी हैं जो अपने बच्चों की तालीम के लिए उठे हैं। आज भी इंग्लिश मिशनरीज के स्कूल हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ पढ़ा रहे हैं। और उसमें लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों का पिछले दिनों में देखेंगे बिहार में रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल, एक नामवर स्कूल थे। उस ज़माने में बसें चलती थी आज से 40 साल पहले। लेकिन मुसलमानों के दरमियान में एजुकेशन के लाइन से 2 बातें हुई। एक तो उसके दरमियान में गरीबी हुई, और दूसरा इसका जो इंटेलेक्चुअल तबका उसकी लापरवाही हुई, और तीसरा एक तबका ये है कि मजहबी तबका, उन्होंने मदरसों को जदीद उसलूब से, मैं उसको कहता हूँ सिक्के राजुल वक्त तालीम नहीं दी उन्होंने, है ना। मोदी ने सिक्के, निज़ाम तब्दील होता, सिक्के तब्दील होते हैं भाई, निज़ाम तब्दील होते, सिक्के तब्दील होते हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है, दुनिया में तब्दीली आ रही है। तो उस ज़माने में आप अपने इसको भी अपग्रेड कीजिए ना, निसाब को। निसाब हमारा वो नहीं हुआ। अभी पटने में एक वो हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल हई साहब और सफ़ी मसीदी साहब, डिप्लोमा कोर्स से चला रहे हैं इंजीनियरिंग के, उसने ये करा दिया साहब के मदरसे के बच्चों को भी हम एडमिशन देंगे। काफ़ी काउंसलिंग करी, उसमें से 2 बच्चे सिर्फ उनको मिल पाए। 2 बच्चे भी आए तो साइंस की ये भी नहीं समझ रहे हैं। मदरसे बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन से इस वक्त भले ही उनका निसाब हो,
लेकिन बिहार में तकरीबन 600-700 करोड़ का रुपए खर्च मदरसे में हो रहा है, लेकिन मदरसे का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, निसाब चेंज नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं किया गया उसको, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। मुस्लिम लड़कियां शिक्षा में क्या कैसा कर पा रही हैं बिहार में? अब ये देखिए, शिक्षा में अच्छा कर रही हैं, उनका निजी प्रयास है, गार्जियन अवेयरनेस है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे बिहार में +2 का एक रेजिडेंशियल स्कूल मुसलमानों का नहीं है ना। आज भी बहुत सारे मुसलमानों के पर्दे का चलन रहा है, मुसलमानों की अखलाकियात के बारे में मुसलमान बहुत कॉन्शियस रहते हैं। वो ये समझते हैं बच्ची को दें तो दें कहा दे, है ना। उनको अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। मुसलमानों ने पर्दे की बड़ी वकालत की, लेकिन पर्दा रहते हुए उनकी बच्ची तालीम हासिल कर ली, ये काम उसने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बेटियों को सर पर तो पर्दा नहीं पड़ा, अक्ल पे जरूर पर्दा गिर गया, है ना। तो मुसलमानों का जो काम होना चाहिए, मैं कहता हूं कि हमारी कश्ती डूबी है तूफान से, लेकिन उससे ज्यादा अंदर के तख्तों की खराबी से डूबी है। मुसलमानों ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए इन हालात में, जबकि मुसलमानों की इक़्तिसादी तौर पर मुसलमानों को आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर किया गया, मुसलमान को मानसिक तौर पर वो किया गया। उनके जितने भी कल कारखाने थे, आप मुरादाबाद में उनके बर्तन की कारखाने देख लीजिए, आप बम्बई में भिवंडी में आप देख लीजिए, और रेशम का कारोबार आप भागलपुर में देख लीजिए, चुन चुन का उजारा गया। जो बच्चे ग्लोबलाइजेशन के बाद NMCs में गए तो अच्छी अच्छी मेहनत सरकारी नौकरी उनको मिल नहीं पा रही थी, वो वहाँ गए और वहाँ पर भी उस पर आतंकी आरोप लगा करके कंफ्यूज किया गया कंपनियों को, इनको उजारा गया। अब तो मामला ये है, तलाक बिल का मामला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, NRC का मामला, मैंने मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि नोचनी ऐसी लगा दी कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कुछ, है ना। लेकिन इसी में हमको काम करने की जरूरत है, और हम ये शिकायत करके बच नहीं सकते हैं। आज भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, मुस्लिम जो हमारे रिलीजियस या मॉरल लीडर्स हैं उनको, सामाजिक कारकुन को, सियासी लोगों को मिल बैठकर अपने लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई, करोड़ों रुपए लोगों ने मातमी जलसे किए, लेकिन सैयद अली रहमान एक जमाने में कहा था एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस निकाली और बहुत सारी जगहों पर इदारे कायम किए, मुसलमानों ने कोई इदारे कायम नहीं किए। अलीगढ़ के लिए 5 शाखाओं का मसला था, मलापुरम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की रही, जमीन भी नहीं दिला सकी। प्रणब मुखर्जी साहब को जरूरत थी तो उसने वहां जमीन दे दी, ठीक है। अजीज साहब वाइस चांसलर थे, उसने वहां पर बना लिया। किशनगंज में हम लोगों ने लड़के जमीन ली तो समझिए कि निशानी के तौर पर सिर्फ MBA के क्लासेस हो रहे हैं और भी कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। तो मुसलमान तालीम के बारे में अब भी संजीदा नहीं हो सका है। मस्जिदों के मिंबर और मेहराब के लिए ये तो आज भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन इन मस्जिद और मिंबरों के मेहराब की हिफाजत कैसे होगी, उसके लिए मॉडर्न एजुकेशन और सियासत में उचित भागीदारी के लिए अभी मुसलमान तैयार नहीं है। मुस्लिम युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, सीमांचल के लिए क्या संदेश है? नहीं, हमारे तो इस देश के तमाम तर के लिए मैं कहता हूं कि मैं एक ईश्वर का मानने वाला हूं, और मैं मानता हूं कि सिर्फ एक ही संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों के लिए मैं नहीं कहता हूं, चाहे दलित भाई हों, चाहे हमारे नॉन मुस्लिम जो भी भाई हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लिए वो यही है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को अगर ऊपर उठाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि तरक्की हो, विकास हो। तो विकास उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब न्याय नहीं हो, और जब तक न्याय नहीं होगा शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगा, शांति नहीं स्थापित होगी तो विकास असंभव है। इसलिए इस देश को ऊपर उठाने के लिए और पूरे राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए इंसाफ की राजनीति हो, सरकारें इंसाफ के साथ सबके साथ बराबरी का काम करें और देश में शांति का एक वातावरण बने, तो मैं समझता हूं कि फिर विकास की गाड़ी हमारी इतनी आगे बढ़ेगी कि संसार में कोई फिर हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दवाई डंगिल के इस पॉडकास्ट में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इज्जत बख्शी, बुलाया साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।